हाय एवरीवन। तो हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम हमारे इनकम टैक्स का 5वां हेड पढ़ रहे हैं। हमने उसमें पहली इनकम को कंप्लीट कर लिया। हमने डिविडेंड की डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ा था। मतलब पहली इनकम तो डिविडेंड थी, बट डिविडेंड बहुत रूप से मिलता है। तो डीम्ड डिविडेंड क्या होता है ये हमने देख लिया था। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में और कौन कौन सी इनकम आपकी आती है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आगे चलते हैं। हमारी है अब इनकम नंबर 2। अब बहुत छोटी छोटी इनकम आने जा रही है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। पहली इनकम बहुत बड़ी थी, डिविडेंड की बहुत सारी ब्रांच थी, हमने उसको अच्छे से कंप्लीट किया। फिर भी आइए अब इनकम नंबर 2 पे चलते हैं, यानी आपकी कैजुअल इनकम। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज आई बी। कैजुअल इनकम क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे आप केबीसी से पैसा जीत कर आए, आपने कोई लॉटरी लग गई, आपने कोई रेस हॉर्सिंग में पार्टिसिपेट किया, जो इनकम सडनली होती है, कैजुअली होती है, कभी कभी होती है, वो हमारी इनकम नंबर 2 है और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में कवर होती है। आइए पढ़ते हैं। कैजुअल इनकम मींस इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग एटसेट्रा। जैसे लकी ड्रॉ में पर्ची निकली, वो भी क्या है, आपकी कैजुअल इनकम है। अच्छा, सच इनकम आर चार्जेबल टू टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। 30% फ्लैट रेट लगता है, किसी खर्चे की छूट नहीं मिलती, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलती, सेट ऑफ के प्रोविजन नहीं लगते और ना ही अनएग्जॉस्टिक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा नहीं मिलता। अगर आपको 10 लाख रुपए कैजुअल इनकम से प्राप्त हुए हैं तो सीधा का सीधा 30% यानी कि 3 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, चलिए इनकम नंबर 2 खत्म होती है। आइए इनकम नंबर 3 पर चलते हैं। कंसीडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। कंसीडरेशन रिसीव्ड in excess of fair market value of share issued by a closely held company। ये closely held company क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, और जिन शेयर होल्डर का 10% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट इनमें होता है, तो उस शेयर होल्डर को और इस क्लोजली हेल्ड कंपनी को हम क्या कहते हैं कि ये आपस में जुड़ी हुई है। जैसे मिस्टर अजय है और मिस्टर अजय के पास 10% या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो मिस्टर अजय के लिए यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो मिस्टर अजय ने पैसा दिया एक्सेस में, मतलब शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए, मिस्टर अजय ने दे दिए 110 रुपए। तो जो ये 10 रुपए है ना, ये कंपनी की अदर सोर्स की इनकम है। आइए पढ़ते हैं। द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ रेजिडेंट पर्सन। पैसा किसने दिया, अजय ने दिया, मतलब रेजिडेंट पर्सन ने दिया। बाय अ कंपनी, एक कंपनी को, अदर देन अ कंपनी इन विच आर पब्लिक आर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी पब्लिक कंपनी की बात नहीं हो रही क्योंकि यहां पे लिखा है अदर देन, विच इज इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। 100 रुपए कीमत थी शेयर की, 110 रुपए कंपनी को प्राप्त हुए, तो 10 रुपए एक्सेस है और इस 10 रुपए पे कंपनी को टैक्स देना है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। आगे पढ़ते हैं। सच एक्सेस इज टू बी ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, यानी कि हमारी ABC प्राइवेट लिमिटेड, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 जो हम पढ़ रहे हैं, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज
वेयर शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम। अकाउंटेंसी में आपने शेयर डिवेंचर का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें जो एसपीआर होता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो आइए चलते हैं, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। कंपनी आपकी ए प्राइवेट लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर 10,000 इशू किए, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपए, और कितने में इशू किया, इशू प्राइस 130। तो फेस वैल्यू तो नहीं देखनी, मार्केट वैल्यू 120 है और 120 का शेयर आपने 130 में इशू किया, तो यानी 10 रुपए का फायदा और 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बात समझ आई? आइए पढ़ाता हूं आपको। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7b आर अट्रैक्टेड इन दिस केस सिंस द शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम, दैट इज इशू प्राइस 130 एक्सीड द फेस वैल्यू यानी कि 120। द एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7b, दैट इज 1 लाख रुपए पे आपको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनी का नाम है बी प्राइवेट लिमिटेड, शेयर कितने हैं 20,000, फेस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 120 रुपए। अगर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है तो हम फेस वैल्यू को लेंगे। उसके बाद इशू प्राइस कितना है 110 रुपए। अब तो पैसा कम लिया है तो अब थोड़ी ना इनकम हुई है। आइए देखते हैं, यहां पे लिखा है नो सम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। आइए पढ़ते हैं। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7b are attracted since the share are issued at a premium, but however no sum shall be chargeable to tax in the hands of B private limited under the section as the share are issued at a price less than the fair market value। आपने 110 में इशू किया, उसकी कीमत तो 120 थी, तो यहां पे कंपनी को कोई भी इनकम नहीं हुई। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कंपनी का नाम है सी प्राइवेट लिमिटेड, शेयर कितने हैं 30,000, फेस वैल्यू 90 रुपए है, फेयर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपीज है, फेयर मार्केट वैल्यू 90 रुपए है और 98 में इशू किया। अब इसमें क्या होगा, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7b इज नॉट अट्रैक्टेड, क्योंकि इशू प्राइस फेस वैल्यू से भी कम है, तो यहां पर भी कोई इनकम जनरेट नहीं हुई। ठीक है, बट अगर यहां पे कितने रुपीस होता, अगर यहां पे भी 100 रुपए होता, या फिर हम एक एग्जांपल को अगर चेंज करें, यहां पे 118 होता और यहां पे आपका 100 होता, तो ये दोनों मैच है ना, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। यहां पर तो फेयर मार्केट वैल्यू ही कम है, तो आपने फेस वैल्यू 100 रुपए की चीज को 98 में बेचा, तो यहां पर भी कोई फायदा नहीं है। सिंस द शेयर आर इशूड एट अ डिस्काउंट, आपने शेयर को डिस्काउंट में इशू किया, दो द इशू प्राइस इज ग्रेटर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। बात समझ आई? तो फेयर मार्केट वैल्यू या तो फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर करेंगे, वरना हम कंपेयर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, कंपनी का नाम है डी प्राइवेट लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर है 40,000, फेस वैल्यू है 100 रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू है 90 रुपए और इशू आपने किया है 110 में। इशू आपने किया है 110 में, तो इस केस में क्या होगा, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 7b
आर एक्सपेक्टेड इन दिस केस सिंस द शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम। क्योंकि यहां पे 98 था, यहां पे ये प्रीमियम नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू से भी कम है, बट यहां पर 110 है, ये फेस वैल्यू से ज्यादा है, यानी शेयर को आपने प्रीमियम पे इशू किया। अब टैक्स कितने पे लगेगा? फेयर मार्केट वैल्यू और जो भी आपका इशू प्राइस है यानी कि 20 रुपए, यानी कि 20 रुपए। क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्पल में शेयर इशू प्रीमियम पे हुए, ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया क्योंकि फेस वैल्यू ज्यादा है और इशू प्राइस कम है, तो यानी कि ये डिस्काउंट पे इशू हुए। द एक्सेस ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर ओवर द फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी टैक्सेबल। तो यानी कि 20 इंटू 40,000 आपको 8 लाख रुपीस पे इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में टैक्स देना है। ठीक है, चलिए तो आपकी इनकम नंबर 3 भी खत्म होती है। आइए इनकम नंबर 4 पर चलते हैं। इनकम नंबर 4 क्या कहती है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑब्लिक एनहेंस कंपनसेशन टू बी द इनकम इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। आपकी किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट ने कर लिया, ठीक है, और आपको पैसा मिला। आपको जो पैसा मिला उस पे अगर कोई ब्याज मिला है या फिर आपने सरकार को कहा कि सरकार ये 1 करोड़ रुपया मेरी जमीन के लिए कम है, मेरे को और दो, तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको बोलते हैं एनहेंस कंपनसेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको इंटरेस्ट मिला है किस पर, या तो नॉर्मल कंपनसेशन या फिर एनहेंस कंपनसेशन, दोनों इंटरेस्ट आपके इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में टैक्सेबल होते हैं। आइए पढ़ते हैं। और किस साल में टैक्सेबल होंगे? जिस साल में इंटरेस्ट मिलेगा। द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन असेसी ऑन कंपनसेशन और ऑन एनहेंस कंपनसेशन शैल बी डीम्ड टू बी हिज इनकम फॉर द ईयर। किस साल में? इन विच इट इज रिसीव्ड। जिस साल में ब्याज मिला उस साल में टैक्स लगेगा। जिस साल में कंपनसेशन मिला या जिस साल में जमीन का एक्विजिशन हुआ या जिस साल में पैसा आया या जिस साल में नोटिस आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तारीख को आपको इंटरेस्ट मिला उस तारीख को हम देखेंगे कि कौन से प्रीवियस ईयर में आ रही है और उस प्रीवियस ईयर में टैक्स देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द असेसी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ, इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बात समझ आती है? चलिए तो 4 इनकम पूरी होती है। आइए 5वीं इनकम पर चलते हैं। हां जी, तो चलिए इनकम नंबर 5 पर चलते हैं, जो हमारी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में कवर होती है। एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट टू बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कोई प्रॉपर्टी का बयाना आया और प्रॉपर्टी के सेलर ने बयाने को फॉरफिट कर लिया। क्यों? कोई भी रीजन रहा हो, चाहे बायर ना खरीद पाया हो, चाहे समय सीमा खत्म हो गई हो, XYZ कोई भी रीजन हो, बट अगर प्रॉपर्टी के सेलर ने उस बयाने को फॉरफिट कर लिया तो फॉरफिट तो कर लिया कानूनी, क्योंकि उस पे बैनामे पे लिखा होता है, जो एग्रीमेंट बनता है उस पे लिखा होता है, इफ द बायर नॉट बाइंग द प्रॉपर्टी देन द सेलर हैव अ राइट टू फॉरफिट द अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 और 4 मंथ। ये बात वहां पे लिखी होती है, बट सेलर ने पैसा फॉरफिट कर लिया और हमें टैक्स नहीं देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेलर को उस बयाने पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 1 अप्रैल 2014 से पहले यानी 31 मार्च 2014 तक क्या होता था? वो बयाना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता था और फिर इंडेक्सेशन लगता था। कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को आज की वैल्यू पे लाते हैं यूनिटरी मेथड को यूज करके, यानी इंडेक्सेशन को यूज करके। तो जो भी आपने बयाने फॉरफिट किए, जो भी सेलर ने
बयाने फॉरफिट किए 31 मार्च 2014 तक, वो तो माइनस हो जाएंगे कॉस्ट में से और उसका फिर बैलेंस का इंडेक्सेशन हो जाएगा। बट अगर बयाना 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद आपने फॉरफिट किया तो फिर वो कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा, सीधा का सीधा आपको अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2015-16, क्योंकि प्रीवियस ईयर 14-15 का असेसमेंट ईयर 15-16 होता है, ठीक है। तो बात सेम है, चाहे मैं 1 अप्रैल 2014 से बोलूं या फिर मैं असेसमेंट ईयर 15-16 से बोलूं। आइए पढ़ते हैं। द टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी सम ऑफ मनी received as an advance or otherwise in the course of negotiation for transfer of a capital asset, then such sum shall be chargeable to income tax under the head income from other sources if such sum is forfeited, अगर आपने जब्त कर लिया, and the negotiation यानी सेल does not result in transfer of such capital asset, और वो सेल नहीं हुई। It may be noted that advance received and forfeited up to 31 मार्च 2014, अगर 31 मार्च 2014 तक ये काम हुआ है तो फिर क्या होगा, then such forfeited amount has to be reduced from cost of acquisition while computing capital gain। कैपिटल गेन में आपने ये देखा होगा, नहीं देखा तो हम देख लेंगे। ओके, चलिए अब हम इनकम नंबर 6 पर चलते हैं। इनकम नंबर 6 के भी बहुत सारे पार्ट है, आइए एक बार एक एक करके पूरा करेंगे। एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। हाँ जी, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन यानी कि फ्री, और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी कि 10 लाख की चीज आपको 5 लाख में मिल गई, टू बी सब्जेक्ट टू टैक्स, इस पर टैक्स लगेगा, इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको भी मिला, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। और इस सबको मैं एक टॉपिक देना चाहूंगा, इंडिविजुअल टॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट। अरे आपको कुछ मिला, चाहे वो रुपया हो चाहे वो एसेट हो, फ्री में मिला तो ये क्या है, तोहफा। अगर आपको 10 लाख की चीज 5 लाख में मिली तो ये क्या है, तोहफा। तो ये तोहफा तो है, बट इनकम टैक्स वाले आपको माफ नहीं करेंगे, आपसे टैक्स लेकर रहेंगे। तो इनकम नंबर 6 को अच्छे से देखना, इसमें फर्दर 5 पार्ट्स कवर है। तो आइए एक बार पार्ट 1 पर चलते हैं। पार्ट 1 कह रहा है सम ऑफ मनी एज गिफ्ट। अगर आपको रुपया मिला, अगर रुपया 50,000 तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपको 50,000 एक रुपया मिले ना, बिना कुछ करे, तो ये क्या है, ये आपकी गिफ्ट इनकम है और पूरे के पूरे 50,000 एक रुपया पर टैक्स लग जाएगा, माइनस 50,000 आप नहीं कर सकते। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इनकम नंबर 1, इफ एनी सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, यानी सालाना वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा की है, मतलब मिस्टर ए ने दे दिए 25,000, बी ने दे दिए 5,000, सी ने दे दिए 10,000, डी ने दे दिए 11,000, तो हम तो टोटल देखेंगे कितना हो गया, 25 और 5 30 और 10 40 और 11 51,000 रुपए। तो 51 के 51,000 पर आपको टैक्स देना है, बट अगर डी आपको देता 10,000 रुपए तो फिर अमाउंट बनता 50,000, तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू 50,000 तक है। बट 50,000 एक होते ही पूरे के पूरे 50,000 पर भी और 1 रुपया पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। Then the whole of the aggregate value of such sum is chargeable to tax, including 50,000
सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर 50,000 तक मिले हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्ट नंबर 2, इनकम नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड और बिल्डिंग और बोथ। इमूवेबल क्या होती है? जो हिल नहीं सकती, यानी लैंड या फिर बिल्डिंग। अगर आपको विदाउट कंसीडरेशन मिली है, फ्री में मिली है, तो अगर 50,000 तक की है तो कोई वाली बात नहीं है। बट अगर 50,000 से ज्यादा की है तो पूरे के पूरे अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और हमको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखनी है। द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट इफ इट एक्सीड्स ₹50,000। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत 50,000 से ज्यादा की है तो आपको पूरे के पूरे 50,000 पर भी और एक्सेस पोर्शन पर भी टैक्स देना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पार्ट 2 पर ही हम अभी अब आगे चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको कोई लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर दोनों चीज मिली है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, मतलब 1 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको 60 लाख में मिल गई, आपको 60 लाख में मिल गई, तो आपको ना फायदा हुआ है, तो आपको डिफरेंस पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। आइए एक बार पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है? कंसीडरेशन, यानी जो पैसा आपने पे किया, पेमेंट, वो कम होनी चाहिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, वो कम होनी चाहिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। एंड दूसरी कंडीशन, डिफरेंस, यानी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से हम माइनस करेंगे कंसीडरेशन, वो ज्यादा होना चाहिए, मोर देन हायर ऑफ 2, यानी 50,000 और 10% ऑफ कंसीडरेशन। कैसे? आपको मैं जरा एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। यहां पे एक स्लाइड ऐड करके बताता हूं। हाँ जी, हाँ जी, तो हम क्या देख रहे हैं? पहली कंडीशन क्या है? कंसीडरेशन यानी कि रुपया, वो क्या होना चाहिए? लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। मतलब आपको 60 लाख रुपए में प्रॉपर्टी मिल गई जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपए। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन कितना आएगा? 100 लाख माइनस 60 लाख, यानी कि 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, ये क्या होना चाहिए? ये मोर देन होना चाहिए, ये मोर देन होना चाहिए। दो अमाउंट को कंपेयर करेंगे। पहला 50,000 और दूसरा 10% ऑफ कंसीडरेशन, यानी कि 60 लाख का 10%, 6 लाख। इन दोनों में हायर क्या है? 6 लाख। तो ऑब्वियसली बात है ये 40 लाख 6 लाख से ज्यादा है। तीसरा अब देखते हैं टैक्स किस पे देना है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन पे आपको टैक्स देना है, यानी 100 लाख माइनस 60 लाख, 40 लाख पे आपको टैक्स देना है। तो पहली कंडीशन तो इजी है कि अगर रुपया कम है, जिस चीज की आप डीलिंग कर रहे हो उसकी कीमत से पैसा कम पे कर रहे हो, तो वो तो बात क्लियर है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है कि टैक्स किस पे लगेगा? जो दे रहे हो और जो बनता है उनके बीच में जो फर्क है उस पे टैक्स लगेगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो डिफरेंस है ना स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और कंसीडरेशन के बीच, कितना? 40 लाख रुपए, ये ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन किससे? आपको दो अमाउंट कंपेयर करने हैं,
और उनमें जो हायर आएगा यानी कि 6 लाख, ये 6 लाख से ज्यादा का होना चाहिए है। तो इसलिए अब यहां पर प्रोविजन लग जाएगा, कौन सा प्रोविजन लग जाएगा हमारा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 का। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, 1 करोड़ की जमीन आपको 60 लाख की मिल गई है, तो 40 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। बट ये सेकंड पॉइंट को याद रखना, ये तीनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, तभी टैक्स लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार चेंज करते हैं, एग्जाम्पल को चेंज करते हैं एक बार। हाँ जी, एग्जाम्पल चेंज करते हैं। कंसीडरेशन कितना है 100 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 110 लाख। बात क्लियर है? तो क्या होगा, आपने 110 लाख की चीज को 100 लाख में ले लिया, यानी 10 लाख का फायदा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है ना। पहली कंडीशन क्या कहती है, कंसीडरेशन कम होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। ठीक है जी, कम है क्योंकि मैंने ग्रेटर का साइन 110 लाख की तरफ लगाया है, यानी कि कंसीडरेशन कम है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है डिफरेंस, यानी 110 लाख माइनस 100 लाख, यानी कि ये दो 10 लाख का जो डिफरेंस है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए। किससे? दो अमाउंट को कंपेयर करते हैं, पहला तो 50,000 और दूसरा 10% ऑफ कंसीडरेशन, यानी 10% ऑफ 100 लाख। ये कितना आया 10 लाख। इनमें हायर क्या है 10 लाख। अब मेरे को आप देखकर बताओ, मैं जरा पेन का कलर चेंज करता हूं। हां जी, अब आप ध्यान से देखिए, हमने देखा ये 10 लाख रुपए ग्रेटर होना चाहिए। किससे? इसमें जो हायर अमाउंट आएगा, ये ग्रेटर थोड़ी है, ये तो इक्वल है। तो सेकंड कंडीशन का पालन नहीं हुआ। इसका मतलब सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 110 लाख की चीज आपने 100 लाख में ली, 10 लाख कम पे ली, तो इस 10 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन का पालन नहीं हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छे से एग्जाम्पल को नोट करना। चलिए आगे चलते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड और बिल्डिंग और बोथ रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसीडरेशन में एक बार हम थ्योरी पढ़ते हैं। मतलब ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को एक बार बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फॉर इनएडुकेट कंसीडरेशन, if consideration is less than the stamp duty value of the property and the difference between the stamp duty value and consideration is more than the higher of, ये भी हमने देख लिया। then देखो, पहली चीज ये रही और उसके बाद दूसरी चीज ये रही और तीसरी चीज ये रही। then the difference between the stamp duty value and the consideration shall be chargeable to tax in the hands of the assessee as income from other sources। ठीक है जी, चलिए अब हमारी पार्ट नंबर 3, इनकम नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। अब हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसमें लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, रेजिडेंशियल हाउस। अगर आपको रेजिडेंशियल हाउस मिलता है इनएडुकेट कंसीडरेशन में, बाबूजी ने 100 लाख का घर 80 लाख में आपको दे दिया, तो बाबूजी ने दे दिया, आपने ले लिया। इनकम टैक्स वाले ना तो बाबूजी को छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे। बाबूजी से पूछेंगे ये घर कहां से आया, और आपसे पूछेंगे कि 100 लाख की चीज 80 लाख में कैसे मिल गई। तो आइए पढ़ते हैं। पहली कंडीशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हायर ऑफ टू 50,000 और 120% ऑफ कंसीडरेशन, और दूसरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसीडरेशन शैल बी टैक्सेबल। बस एक फर्क है, क्या? जो हम ये 10% निकालते हैं ना, बस ये 20% निकालना है, बस इतना सा फर्क है। कैसे? आइए एक बार मैं आपको यहीं पर रब करके बताता हूं।
एक बार रब कर लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि ये 20% का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, आइए अब हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल यूनिट फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, और यहां पर भी लिखता हूं, आपको दो एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। तो हुआ क्या 100 लाख का घर, हुआ क्या 100 लाख का घर कितने में सोल्ड आउट हो गया? 60 लाख रुपयों में। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, यानी कि 100 लाख माइनस 60 लाख इक्वल टू 40 लाख। ये 40 लाख ग्रेटर होना चाहिए किससे? दो अमाउंट को कंपेयर करना पड़ेगा, एक तो 50,000 और दूसरा कंसीडरेशन का 20%। कंसीडरेशन का 20% कितना आएगा? कैलकुलेट करता हूं। यह आपका आया 12 लाख, यह आपका आया 12 लाख। तो 40 लाख 40 लाख 40 लाख ज्यादा होना चाहिए, 40 लाख ज्यादा होना चाहिए इन दोनों में जो भी हायर आएगा। हायर आया 12 लाख रुपए। अगर 12 लाख तक की बात होती तो हम आपको छोड़ देते, बात है 40 लाख की, यानी 40 लाख ग्रेटर है 12 लाख से, तो टैक्स देना पड़ेगा किस पर? 40 लाख पर। 100 लाख माइनस 60 लाख, 40 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अब दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। 100 लाख का घर दे दिया 80 लाख में, तो अब क्या होगा? यानी कि 100 लाख माइनस 80 लाख, जो ये 20 लाख है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे? इन दोनों अमाउंट में जो भी हायर होगा। पहला 50,000, दूसरा 20% ऑफ। नहीं, एग्जांपल चेंज करते हैं। 120 लाख का घर 100 लाख में दे दिया, वो कैलकुलेशन बैठेगी ना, तो थोड़ा एग्जांपल बनाना पड़ता है। ठीक है, 120 लाख का घर 100 लाख में दे दिया, तो ये 20 लाख ज्यादा होना चाहिए किससे? दो अमाउंट कंपेयर करेंगे हम, उसमें जो भी हायर होगा उस हायर से ज्यादा होना चाहिए। तो 20% ऑफ कंसीडरेशन मतलब 20% ऑफ 100 लाख, ये आया 20 लाख। तो जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ 20 लाख तक है। हायर क्या है? 20 लाख। तो जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ 20 लाख तक है, तो यहां पर कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू 0। बात समझ आई? अगर 20% तक डिफरेंस है, 20% किसका? कंसीडरेशन का, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आपको पढ़ाता हूं। इन केस इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग अ रेजिडेंशियल यूनिट फुलफिलिंग द स्टिपुलेटेड कंडीशन मेंशन्ड बिलो। कंडीशन क्या है हमने पढ़ लिया, आगे भी पढ़ेंगे। इज रिसीव्ड फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन फ्रॉम अ पर्सन हु होल्ड सच प्रॉपर्टी एज हिज स्टॉक इन ट्रेड, देन ओनली इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट एक्सीड द सेल कंसिडरेशन बाय 20%। अगर कंसिडरेशन का 20% तक का मामला है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी उससे ज्यादा का है तो टैक्स देना पड़ेगा। और 50,000 विच एवर इज हायर, देन डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब कुछ कंडीशन देखते हैं। इन्होंने बोला ना कि कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, कंडीशन देखते हैं।
द रेजिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 12 नवंबर 2020 एंड 30 जून 2021। जो ये सेल हुई है ना घर की, इस सेल की डेट 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक हुई, तब ये प्रोविजन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट, और ये पहली सेल होनी चाहिए उस घर की। तीसरा, द कंसिडरेशन पेड और पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर शुड बी अप टू 2 करोड़। जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ तक का होना चाहिए, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ हायर थ्रेशोल्ड ऑफ 20% ऑफ कंसिडरेशन in place of 10% of consideration shall be available subject to satisfaction of above condition। अगर आपने इन कंडीशन का पालन नहीं किया तो फिर आप कौन से केस में चले जाओगे? फिर आप इस 10% वाले केस में चले जाओगे। मतलब अगर 10% ऑफ कंसिडरेशन तक डिफरेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप कंडीशन का पालन करते हो तो आप 20% तक का रिलीफ ले सकते हो और टैक्स से बच सकते हो, ठीक है। चलिए नोट देखते हैं, नोट क्या कहता है। वैल्यू टू बी कंसीडर्ड वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। होता क्या है, जब बयाना होता है ना, बयाना, तो बयाने की डेट तो होती है डेट ऑफ एग्रीमेंट, और जब पक्की रजिस्ट्री होती है उसको बोलते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने बयाना अदर देन कैश लिया है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ये नोट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछली इलस्ट्रेशन में, मतलब पिछले क्वेश्चंस में हमने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का बहुत जिक्र किया है। तो हम ये देखने जा रहे हैं जब हमारी बयाने की डेट तो अलग होती है और मकान की रजिस्ट्री की या फिर लैंड की रजिस्ट्री की या फिर बिल्डिंग की रजिस्ट्री की डेट अलग होती है, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कौन सी तारीख की लेनी है? एग्रीमेंट के डेट की, मतलब बयाने के डेट की, या फिर रजिस्ट्री की डेट की? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने बयाना अदर देन कैश दिया है, यानी आपने अकाउंट पेई चेक, अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करके अगर आपने बयाना पे किया है, तो आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर ऐसा नहीं है, यानी आपने बयाना कैश में पे किया है, तो आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी है एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आइए पढ़ते हैं। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबल टाइम गैप बिटवीन द date of agreement and date of registration, then the stamp duty value may be taken as on the date of agreement instead of date of registration। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अगर पॉसिबल है, अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो आपको क्या लेना है? डेट ऑफ, मतलब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मे बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अगर पॉसिबल है तो प्लीज एग्रीमेंट वाली डेट को आप कंसीडर करो। इफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम, प्रोवाइडेड होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैव बीन पेड बाय वे ऑफ अदर देन कैश। अगर कैश में आपने बयाना नहीं दिया ना, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लो, वरना आपको डेट ऑफ रजिस्ट्री वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड बाय द असेसी, देन द असेसिंग ऑफिसर में रेफर द वैल्यूएशन ऑफ सच प्रॉपर्टी टू वैल्यूएशन ऑफिसर। अगर असेसी बिल्कुल ढीठ है, मान नहीं रहा, फॉलो नहीं कर रहा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को, तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी हमारे एओ साहब क्या करेंगे? एक स्पेशल रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा। इफ सच वैल्यू इज लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, देन द सेम वुड बी टेकन फॉर डिटरमाइनिंग
द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर दिस हेड इन द हैंड्स ऑफ द बायर। फिर वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू देंगे उसको आपको फॉलो करना है, बट ये वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो लिख लीजिए, वैल्यू गिवन बाय वैल्यूएशन ऑफिसर कैन नॉट बी एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अगर वैल्यूएशन अफसर ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, खतरनाक वैल्यूएशन करते हैं और वैल्यू ज्यादा निकालते हैं, तो अगर वो वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड करती है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर कर देना, फिर आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही फॉलो करना है। ठीक है, मतलब ये होता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और जो वैल्यूएशन ऑफिसर है जो इन्होंने वैल्यू दी है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकती, हम उसको नहीं मानेंगे, फिर जो भी मैक्सिमम होगा हम वो ले लेंगे। मतलब अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 100 लाख है और जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने दी है वो 80 लाख है तो आप 80 लाख को ले लो, बट अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 100 लाख है और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू दी 110 लाख, कितनी दी? 110 लाख, तो फिर आपको 110 लाख नहीं लेना, फिर आपको 100 लाख पे ही रुक जाना है। बात समझ आई? चलिए, तो इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट नंबर 4 क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, तो हम अगले लेक्चर में पार्ट 4 पर चलेंगे। इनकम नंबर 6 के 5 पार्ट है, हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम चौथे पार्ट पर अगले लेक्चर में चलेंगे। चौथा पार्ट क्या है? अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, कोई गाड़ी, कोई मोबाइल फोन, कोई ज्वेलरी जो मूवेबल है वो मिला है, तो उस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, अगर आपको फ्री में मिला है तो वही 50,000 वाली कंडीशन लगाएंगे। अगर आपको कुछ रुपया देकर मिला है, यानी कि आपको आईफोन 13 जो 140 का है, अगर वो आपको 80,000 में मिल गया तो हम डिफरेंस पे टैक्स लगाएंगे। और अगर 140 का आईफोन 13 बिल्कुल आपको फ्री मिला है तो 140 पर टैक्स लगा देंगे। बट अगर आपको कोई फोन मिला है जो 50,000 रुपयों का है तो फिर आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये सारी बात अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, तब तक आप सारी इनकम को अच्छे से पढ़ो। हम इनकम नंबर 6 पर है। इनकम नंबर 6 के भी 3 पार्ट हो चुके हैं, तो इनकम नंबर 2 से लेकर इनकम नंबर 6 के पार्ट 3 तक अच्छे से रिवीजन करो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।